हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी हम देख रहे थे किस प्रकार से आप पादप और जंतुओं का संरक्षण कर सकते हैं। इसमें आपने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा है कि क्यों प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी हमारे जीवन में क्या भूमिका है। ठीक है, जिसमें आप समझते हैं कि प्लांट्स क्या भूमिका निभा रहे हैं, एनिमल्स क्या भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की है, हमने कहा है कि एक हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ रही है, वो है जंगलों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के बारे में आपने जाना कि क्या क्या कारण होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, जिसमें हमने कहा कि मेनली दो कारण हमारे पास आते हैं। ठीक है, दो कारणों में हमने कहा पहला मैन मेड होता है, दूसरे नेचुरल होता है। मैन मेड यानी कि जो हम करते हैं हमारे द्वारा होता है, कृत्रिम रूप से होता है, और एक जो प्राकृतिक रूप से हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज है उसके दो ही रीजन होते हैं, या तो मैन मेड होगा, नेचुरल होगा। ठीक है, मैन मेड में आपने क्या देखा, मैन मेड में बहुत सारे रीजन आ जाते हैं किसके, वनों की कटाई के, जबकि नेचुरल में आपको सिर्फ दो ही चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जैसे कि जंगलों में आग लगना। अब जंगलों में आग भी कहीं ना कहीं मनुष्य के द्वारा ही लगती है। आपने देखा होगा कि जंगलों में जो आग लगती है कभी हमारी गलती से ही लग जाती है। इसके अलावा हमने कहा कि अगर यहाँ पे क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं सूखा पड़ने के लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे, हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कारणों के बारे में जाना। आपने कहा कारण तो ये है, डिफॉरेस्टेशन हो गया है, उनके ये कारण हैं। अब हम कहेंगे क्या प्रभाव है उनके, डिफॉरेस्टेशन के क्या प्रभाव देखने को हमें मिले। हमने कहा कि क्या होगा, यहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर यानी तापमान ज़्यादा हो जाएगा, ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे हर एक चीज में क्या होगा, बैलेंस एक हर चीज का होता है। जैसे कि आप चाहे फूड चेन को लगा लीजिए, चाहे आप वहाँ पे जल चक्र को लगा लीजिए, चाहे आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, जो गैसेस का जो अमाउंट है फिक्स रहता है, हर एक चीज में क्या होगा, डिसबैलेंस आ जाएगा। फिर हमने कहा कि यहाँ पे जो रेनफॉल है, जो यहाँ पे वर्षा हो रही है, वर्षा कम होने लगेगी। वर्षा कम होने लगेगी तो यहाँ पे फिर हमने क्या कहा, सूखा पड़ने की स्थिति होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कि यहाँ पे क्या, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता यहाँ पे कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ से क्या होता है, हमने कहा कि पेड़ों की कटाई हो रही है, क्या रीजन है, रीजन आपने देखे तो आपने प्रभाव भी देखे। ठीक है, इसके अलावा आपने सूखे के बारे में पढ़ा, डेजर्टिफिकेशन यानी कि जो मरुस्थलीकरण होता है उसके बारे में जाना। नेक्स्ट आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जाना कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। अब आपके पास बात आती है कंजर्वेशन की। अब आप समझते हैं संरक्षण क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे हमने कहा हमारे लिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्या हुआ, जब यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ, जंगलों की कटाई हुई, तो क्या हुआ, सबसे पहले तो पादपों को हमने क्या किया है, वहाँ पे पादपों की संख्या कम हो गई है, बहुत सारी प्लांट स्पीशीज को हमने वहाँ पे काट दिया है। ठीक है सर, डायरेक्ट हमें क्या दिखेगा कि हमें ऑक्सीजन वहाँ पे क्या कम मिलेगी। इसके अलावा क्या, वो जो एनिमल्स वहाँ पे थे, जो उनका घर था, उनका घर हमने क्या कर दिया है, पूरा डिस्टर्ब कर दिया है। अब धीरे धीरे वो क्या होंगे, एनिमल्स वहाँ पे एक्सटेंट होने लगेंगे। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे, एक आप शब्द देखेंगे, एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज कौन से होती हैं, जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जा रही हैं। सोचिए अगर हमने वो जंगल ही काट दिया तो वो जो स्पीशीज हैं, या फिर वो जो फ्लोरा और फौना, दो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी इस चैप्टर में, हमने फ्लोरा पढ़ा है, फौना पढ़ा है। ठीक है, अब हमने कहा फ्लोरा और फौना क्या है, एंडेमिक अगर होंगे, और हमने उसी स्थान को क्या कर दिया है, हमने वहाँ पे जंगलों की कटाई कर दी है, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा अपने हैबिटाट के लिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट होने लगेंगे। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें ये पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, तो हमें उनका कंजर्वेशन करना है, उनका संरक्षण करना है। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि संरक्षण के क्या क्या उपाय होते हैं। इससे पहले एक और शब्द हमारे पास आता है, बायोडाइवर्सिटी। क्या है बायोडाइवर्सिटी, एक इमेज आपके सामने है और आपको अलग अलग क्या दिखाई दे रहे हैं, प्लांट्स और अलग अलग एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी वेराइटी आपको दिख रही है। ठीक है, जहाँ आपको एक साइड टाइगर दिख रहा है, यहाँ पे एक पैरेट, यहाँ पे फिश है, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट दिखाई दे रहे हैं। अब हमने ये बात की है कि हमारे पास प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारी वैरायटी। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बोला, हमने कहा प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारी वैरायटी है तो कोई एक यहाँ पे एक्सटेंट हो भी है, कोई एक विलुप्त यहाँ पे हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हमने पढ़ा था फूड चेन के बारे में, याद कीजिए हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था, खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा था, और हमने कहा था यहाँ पे हर कोई एक दूसरे से कनेक्ट है, चाहे प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें, हमने कहा हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक भी यहाँ पे मिसिंग हो जाती है, एक भी स्पीशीज यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो पूरी जो फूड चेन है, पूरी जो खाद्य श्रृंखला है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसका मतलब क्या है, हर कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने एग्जाम्पल लिया था छिपकली का, हमने कहा छिपकली का क्या यूज है, छिपकली का हम कोई ऐसा यूज नहीं देख रहे हैं, कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं देख रहे हैं कि जिससे हमें कोई फायदा मिल रहा होगा। तो हमने कहा था कि छिपकली क्या करती है, कीड़ों को खाती है। अब सोचिए अगर छिपकलियां नहीं होती तो वो कीड़ों को नहीं खाती और हम बहुत सारे कीड़े ही कीड़े अपने आसपास देखते। तो ऐसा ही होता है, हर एक एनिमल का, हर एक प्लांट स्पीशीज की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है और हमें हर एक प्लांट और हर एक एनिमल स्पीशीज को यहाँ पे कंजर्व करना है, यानी कि संरक्षित करना है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप जानते हैं, साथ ही आप ये भी जानते हैं कि हर एक प्रकार के प्लांट और एनिमल स्पीशीज को हमें क्यों यहाँ पे संरक्षित करना है। हमने बात की थी फ्लोरा और फौना की, हमने कहा था फ्लोरा से आप याद रखेंगे प्लांट और फौना से याद रखेंगे एनिमल। ठीक है, फ्लोरा और फौना की बात की जा रही है, तो हमने कहा कि कुछ ऐसे प्लांट स्पीशीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, एक विशिष्ट स्थान पे पाई जाती हैं, उसे हम फ्लोरा कह दे रहे हैं, और अगर एनिमल की बात है तो उसे हम क्या कह दे रहे हैं, फौना कह दे रहे हैं। चलिए, डिफरेंस आप अगर फ्लोरा और फौना में करेंगे, डिफरेंस वही है जो प्लांट और एनिमल में है, जो डिफरेंस प्लांट और एनिमल में है वो फ्लोरा और फौना में है, क्योंकि फ्लोरा और फौना एनिमल और प्लांट को ही इंडिकेट कर रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये एक पर्टिकुलर स्पेस में पाए जा रहे हैं, एक विशिष्ट जगह पे पाए जा रहे हैं। तो आपने कहा कि क्या होंगे, पोषण के आधार पर अलग अलग होते हैं। जो भी डिफरेंस आपने एनिमल और प्लांट में देखे वो सारे डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं बायोस्फीयर के बारे में। तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि यहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो भी हमारे पास जितनी भी वैरायटी हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसके लिए क्या किया गया यहाँ पे, इसके लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए। ठीक है, और वो जो प्रोटेक्टेड एरियाज थे वो 3 प्रकार के प्रोटेक्टेड एरियाज की हमने बात की थी। कौन कौन से वो एरिया थे, हमने कहा था यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, हमने कहा था नेशनल पार्क है, और हमने कहा था बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, 3 प्रकार के प्रोटेक्टेड एरियाज की हमने बात की है, जिसमें हमने सबसे पहले बात की है किसकी, चलिए ये आपको यहाँ पे ब्रेसलेट दिखाया गया है, और ये जो किससे बनाए गए, जो हाथी के हस्क होते हैं, जो आपको बड़े बड़े दांत दिखाई देते हैं, जो हाथी के हस्क होते हैं, उनसे ये बनाया गया है। तो हमने कहा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, हम सिर्फ जंगलों की कटाई नहीं कर रहे हैं, हम किसी के मांस खाने के लिए किसी जानवर को नहीं मार रहे हैं, बल्कि उनसे अलग अलग प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, उनको किल कर रहे हैं। जैसे कि आभूषण को बनाने के लिए, जैसे कि जो जानवर होते हैं उनकी खाल का उपयोग अलग अलग जगह पे करने के लिए, जैसे कि चमड़े की चीजों को बनाने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे जीव जंतु हैं उनको धीरे धीरे मार रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो इसी से बचने के लिए क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने बात की है बायोस्फीयर रिजर्व की, और आपने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जब पढ़ा तो आपने क्या कहा, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े भूभाग में फैले होते हैं, इसीलिए हमने इसे 3 जोन में क्या किया था, डिवाइड किया था। ठीक है, यह है कोर जोन, यह है बफर जोन, और यह ट्रांजिशन जोन। हमने कहा था कोर जोन जो है, कोर जोन में जो भी प्लांट एनिमल स्पीशीज हैं वो वहाँ पे पूर्ण रूप से संरक्षित है, और यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, मानव गतिविधियां यहाँ पे अलाउ नहीं है। ठीक है, बफर जोन में हमने कहा कि पार्शियल, जो आंशिक जो गतिविधियां हैं वो हो सकती हैं, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि रिसर्च से रिलेटेड। तो इस प्रकार की जो यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं। अगर ट्रांजिशन जोन की बात करें तो हमने कहा यहाँ पे क्या होते हैं, जो बस्तियां होती हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, और लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो उनके डेली रूटीन के जो भी प्रोसेस होते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे क्या करेंगे, अननेसेसरी पेड़ों को काट देंगे। जो रूल्स होते हैं वो इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन इस वाले जोन में क्या है, जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जो भी नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो अलाउ यहाँ पे होती है। ये चीजें हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस की थी। आपने क्या करना है, नोट्स आपके पास होंगे, आपने फिर से इसे रिवाइज करना है। चलिए, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एग्जाम्पल में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका एग्जाम्पल आपके पास आया है। तो आपने क्या कहा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके पास आता है, ये जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास आता है वो
का एग्जाम्पल है, किसका, बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बायोस्फीयर रिजर्व में हमने क्या कहा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं और नेशनल पार्क भी आते हैं। तो हमने कहा कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम क्या कहते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, और 2 यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसे हम क्या कहते हैं, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है, हमने कहा बायोस्फीयर रिजर्व इतने बड़े भूभाग में होता है कि उसी के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ गई है, उसी के अंदर नेशनल पार्क भी आ गया है। चलिए, ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, दूसरा यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया से पहला आपने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात की, अब आप बात कर रहे हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। हमने कहा ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे क्या होता है, जो एनिमल्स हैं उन्हें यहाँ पे कंजर्व किया जा रहा है, जहाँ पे जानवरों के आवास और उनके आसपास के क्षेत्र को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचाया जाता है। गड़बड़ी से मतलब है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट आपके पास कुछ यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे डिफरेंस आया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। दोनों में क्या डिफरेंस यहाँ पे है, अगर बेसिक सा डिफरेंस हम देखें तो हमने क्या क्या बातें यहाँ पे की हैं। हमने कहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द प्लेस वेयर द वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटाट्स, इन दीज एरियाज हंटिंग इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, अब जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहाँ पे हम एनिमल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं के नेचुरल हैबिटाट में, प्राकृतिक आवास में कर रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज दैट आर यूज्ड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बात हो रही है बायोडाइवर्सिटी की, प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, सारी स्पीशीज यहाँ पे आ जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दीज एरियाज कंटेन मैनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब आपको बेसिक से डिफरेंस पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है, हर एक चीज का कंजर्वेशन कर रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का फोकस यहाँ पे एनिमल्स पे। ठीक है, फिर क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाती है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई बायोस्फीयर रिजर्व आ रहा हो, क्योंकि बड़ा कौन है, हमने कहा बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे बड़ा है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंस हमने पढ़े थे। फिर हमने क्या पढ़ा था, जो जू होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जब हमने डिफरेंस पढ़ा था, हमने कहा था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को कंजर्व कर रहे हैं, यानी कि उनका संरक्षण कर रहे हैं उनके नेचुरल हैबिटाट में, प्राकृतिक आवास में, जहाँ पे उनका घर है वहीं पे हम उन्हें कंजर्व कर रहे हैं। लेकिन जू में हम क्या कर रहे हैं, हम एनिमल्स को ला रहे हैं और किसी एक स्पेस पे उन्हें रख दे रहे हैं, यानी कि उनका प्राकृतिक आवास नहीं है, प्राकृतिक आवास से उठा करके किसी दूसरी जगह पे हम उन्हें रख दे रहे हैं। तो जू क्या होते हैं, छोटे होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बड़ी होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो एनिमल्स है वो फ्री है, हर एक प्रकार की एक्टिविटी को करने के लिए फ्री है। जू में वो कहीं भी नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है कि वो जू से कहीं घूमने निकल गया या फिर जहाँ भी उसे जाना है वो वहाँ चला गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास दिल्ली जू आ गया है, और अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो हमने कहा संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे पास एग्जाम्पल आ गए हैं। चलिए, अब यहाँ पे हमने क्या कहा, नेशनल पार्क हमारे पास आते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क के क्या क्या यहाँ पे आपने देखे विशेषताएं देखी। हमने कहा कि ये क्या होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, सुंदर होते हैं दिखने में, और यहाँ पे क्या होता है, जीवों, परिदृश्यों, ऐतिहासिक खजानों और वैज्ञानिक महत्व के बिंदुओं के संरक्षण के लिए यहाँ पे बात की जाती है। यहाँ पे सिर्फ एनिमल और प्लांट का ही संरक्षण नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसी जो चीज होगी जो हमारे इतिहास को बताती है, हमारे इतिहास से रिलेटेड है, या फिर क्या है वहाँ पे जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनका भी यहाँ पे क्या होता है, संरक्षण होता है। इसी के साथ हम क्या करते हैं, नेशनल पार्क में हम घूमने भी जाते हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, घूमने जाएंगे, लेकिन वहाँ के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आपको वहाँ पे क्या करना है, कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है कि वहाँ की प्लांट या एनिमल स्पीशीज को किसी भी प्रकार से खतरा होता है। तो ये सारी चीजें हमने क्या की हैं, ये सारी चीजें हम क्या कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। लास्ट में हमने कहा कुछ एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास नेशनल पार्क के, और आपने ये नोट भी किए होंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो है स्पीशीज। क्या होती हैं स्पीशीज, अलग अलग प्रकार की स्पीशीज के बारे में बात करेंगे, और अलग अलग प्रकार की स्पीशीज में कौन कौन सी स्पीशीज आती हैं। हमने कहा एंडेमिक स्पीशीज की बात करेंगे, हमने कहा एंडेमिक स्पीशीज की बात करेंगे, एक्सटिंक्ट स्पीशीज की बात करेंगे, एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करेंगे, थ्रेटेंड स्पीशीज की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि स्थानिक प्रजाति है, विलुप्त प्रजाति है, लुप्त प्रजाति है, और खतरे
में प्रजातियां हैं। इन स्पीशीज के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या बात कर लेते हैं, स्पीशीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने कहा अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन और अ पॉपुलेशन हुज मेंबर्स हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर कैपेबल ऑफ अ इंटरब्रीडिंग अमंग देमसेल्फ टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। देखिए, अगर यहाँ पे प्रजातियां या जाति की बात होती है, क्या होती है स्पीशीज, हमने कहा वो मेंबर जिनमें सेम कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, समान कैरेक्टर पाए जा रहे हैं। समान कैरेक्टर में कुछ बेसिक सी चीजें आती हैं, जैसे कि हमने कहा कि न्यूट्रिशन, जैसे कि हमने कहा बॉडी स्ट्रक्चर, या बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने कहा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने कहा अगर कुछ और बात करें तो हमने कहा रिप्रोडक्शन, कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में क्या आता है, न्यूट्रिशन की बात करें तो हमने कहा न्यूट्रिशन में आ जाता है कि आप किस प्रकार का भोजन करते हैं, आप किस प्रकार में का आप में पोषण पाया जा रहा है। जैसे कि आप ऑटोट्रॉप हैं या आप हेटेरोट्रॉप हैं। ठीक है, पोषण का जो प्रकार है वो किस प्रकार का है, जिन भी जीवों में, जिन भी सदस्यों में जो पोषण का प्रकार है वो एक जैसा पाया जाता है। पहली बात हो गई है, यानी कि कोई ऑटोट्रॉप है। अगर हम बात करें किसी की, कोई हेटेरोट्रॉप है। अब हेटेरोट्रॉप में भी हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, कार्निवोरस होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। तो हर्बीवोरस में अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या आ जाते हैं, हेटेरोट्रॉप आ जाते हैं, यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, 3 प्रकार की हमने बात की थी। ठीक है, ये आप छोटी क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने कहा था शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं और सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, अब देखना है कि ये किस प्रकार के जीव हैं। ठीक है, ये देखना होता है कि ये किस प्रकार के जीव हैं। अब एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर हम बात करें मनुष्य की, तो हम क्या कहते हैं, मनुष्य में अगर कोई यहाँ पे मांस या फिर अंडे नहीं खाता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो क्या है, यहाँ पे शाकाहारी है। क्योंकि क्या होता है, देखिए हम शाकाहारी, देखिए हमने क्या कहा, हेटेरोट्रॉप की बात हो रही है। तो हमने कहा कि हेटेरोट्रॉप वो होते हैं कि जो अपने पोषण के लिए किसी भी प्लांट और एनिमल स्पीशीज पे निर्भर रहते हैं। जो यहाँ पे मांस और अंडे नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जंतुओं से अपने भोजन को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे दूध की या शहद की या दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, एनिमल से आ रहे हैं। इसका मतलब उनके भोजन का विकल्प क्या है, वहाँ पे भोजन का विकल्प उनके जंतु भी होंगे। लेकिन अगर 3 यहाँ पे कैटेगरी आ गई है तो तब आप कह सकते हैं कि शाकाहारी आप कह सकते हैं, मांसाहारी आप कह सकते हैं और सर्वाहारी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हम कोई अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, मांस को नहीं खाता है, अंडे नहीं खाता है, अगर हम कहेंगे उनका भोजन का विकल्प सिर्फ पादप है, तो ऐसा नहीं होता है। उनके भोजन का विकल्प वहाँ पे क्या होगा, जंतु भी होता है। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। हमने कहा कि सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को देखेंगे। अब एक ही स्पीशीज के जो सदस्य होंगे, एक ही जाति के जो सदस्य होंगे, वो उनमें एक ही जैसे कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, हमने कहा यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एक ही जाति में हम किसे रखेंगे। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आपका क्या मतलब है, हमने कहा सेल है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना। ठीक है, ऑर्गन से यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से यहाँ पे पूरी बॉडी बनी। अब आपको ये पता है, हम सेल की बात करें, हमने कहा किसी में सिर्फ एक सेल पाई जा रही थी जिसे हम यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय कह रहे थे, किसी में बहुत सारी सेल पाई जा रही थी जिसे हम मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय कह दे रहे थे। क्या है, यहाँ पे अलग अलग फीचर्स हैं, नंबर ऑफ सेल अलग अलग हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग वहाँ पे उन्हें क्या किया, कैटेगराइज किया है। आपने पढ़ा है किंगडम सिस्टम, तो आपने उसमें देखा है कि वहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमने कहा कि किसी में आपने देखा टिश्यू सिस्टम पाया जा रहा है, किसी में टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जा रहा है। जब आप बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन की, तो आपने देखा फिर यहाँ पे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो क्या होता है कि जो एक ही स्पीशीज के अंतर्गत आते हैं उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक जैसा रहता है। जैसे कि
हम बात करें अगर यहाँ पे यूनिसेलुलर की, यूनिसेलुलर में सब में एक ही कोशिका पाई जा रही है। हम बात करें मनुष्य की, मनुष्य का जो यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो एक जैसा ही होता है। सब में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सब में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, सब में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, सारे सिस्टम एक जैसे हैं, तभी हम एक स्पीशीज में हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। दूसरा हमने कहा कि रिप्रोडक्शन, यहाँ पे क्या होता है, जो एक स्पीशीज होती है उनके अंतर्गत अगर यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो पा रही है, यहाँ पे जिन सदस्यों के बीच में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो पा रही है, और रिप्रोडक्शन के बाद यहाँ पे कैसे ऑफस्प्रिंग आए, यहाँ पे फर्टाइल आए, क्या बात की गई है, यहाँ पे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग की बात की गई है। फर्टाइल का मतलब होता है कि जो आगे चल के रिप्रोडक्शन करके न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कर सके, यानी कि नई संतति का वहाँ पे निर्माण कर सके। तो क्या चीजें हैं, तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो न्यूट्रिशन, पोषण एक ही प्रकार का पाया जाएगा। दूसरा हमने कहा बॉडी का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, बॉडी के जो पार्ट्स हैं, बॉडी का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जैसा होता है। तीसरा हमने कहा कि अगर उन सदस्यों के बीच में प्रजनन हो रहा है, प्रजनन के बाद जो नई संतति हो रही है, नई संतति उत्पन्न हो रही है, वो कैसी होगी, फर्टाइल होगी, ठीक है। फर्टाइल का मतलब है कि उनमें भी फर्टिलाइजेशन होगा, उनमें भी क्या है, वहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा, और वो नई संतति के निर्माण के लिए सक्षम होने चाहिए। तो इस प्रकार के सदस्यों को हम क्या कहते हैं, एक स्पीशीज में रखते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं। तो क्या चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी, देखिए हमने कहा आबादी या यानी कि ये प्रजाति की बात करी, एक समूह है जिसके सदस्यों में सामान्य विशेषताएं होती हैं, यानी कि क्या है, एक जैसे कैरेक्टर उनमें पाए जाते हैं, और वो उपजाऊ संतान पैदा करने के लिए आपस में प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। उपजाऊ का मतलब से क्या है, उपजाऊ से मतलब है फर्टाइल, ठीक है। आपने देखा होगा कि क्या है, यहाँ पे फर्टाइल जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो आगे फिर सेम प्रोसेस वहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है, नॉर्मली मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज ब्रीड अमंग्स देमसेल्फ एंड नॉट विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि आमतौर पर एक प्रजाति के सदस्य आपस में प्रजनन करते हैं, ना कि अन्य प्रजातियों के सदस्यों के साथ। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा हम मनुष्य की बात करें, हमें पोषण का एक ही सेम प्रकार पाया जाता है। कैसा प्रकार पाया जा रहा है, हमने कहा हम क्या है, हेटेरोटॉप हैं, हम क्या है, परपोषी हैं, ठीक है। अब परपोषी में जो हमने मांसाहारी सर्वाहारी की बात की है वो अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है, लेकिन हम मेनली क्या है, हेटेरोट्रॉप हैं। इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करें अगर किसकी, बैक्टीरिया की, और कौन से बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये भी स्वपोषी है, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, प्लांट की, ये भी क्या है, स्वपोषी है, ठीक है। कीमोसिंथेटिक की किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं जीवाणु की। अब ये जो जीवाणु है किस प्रकार के, कीमोसिंथेटिक है। कीमोसिंथेटिक का मतलब हमने क्या बताया था कि केमिकल्स की उपस्थिति में जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है उसे हम कीमोसिंथेटिक कहते हैं। अब जो प्लांट है, प्लांट भी क्या कर रहे थे, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे थे। दोनों क्या है, यहाँ पे स्वपोषी हैं, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस कैसा है, हमने कहा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है, ये स्वपोषी तो है, लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल ये यूज कर रहे थे, ये केमिकल्स का यूज कर रहे थे, तो ये कीमोसिंथेटिक है। ये यहाँ पे सनलाइट का यूज कर रहे थे, हमने कहा फोटोसिंथेटिक है। लेकिन अगर दोनों में हम देखें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने क्या कहा, आप क्या कहते हैं कि ये क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, जिसे आप सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। अगर प्लांट की बात करें तो क्लियरली विजिबल होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है, ठीक है, टिश्यू पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम है। और हमने क्या कहा, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हमने कहा, जैसे कि रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे फ्लावर आ जाता है, फूल आ जाता है, ठीक है। हमने कहा यहाँ पे क्या है, अगर पानी का कंडक्शन हो तो हमने कहा वहाँ पे टिश्यू सिस्टम आ जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजें हो रही हैं। फोटोसिंथेसिस है तो वहाँ पे लीफ आ जा रही है, तो अलग अलग चीजें हो रही हैं। जबकि अगर आप बैक्टीरिया को देखेंगे तो बैक्टीरिया कैसा होता है, बहुत माइन्यूट सा होता है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा कि जो एक ही स्पीशीज के सदस्य होते हैं उनके बीच में क्या होता है, वो प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरी स्पीशीज से प्रजनन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने ह्यूमंस का देखा होगा,
अब ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस हो रही है वो आपस में हो रही है। ऐसा नहीं होता है कि ह्यूमंस किसी दूसरी स्पीशीज से वहाँ पे रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे हमने क्या कहा कि स्पीशीज किसे कहते हैं? स्पीशीज एक ही ग्रुप के सदस्य होते हैं, एक ही ग्रुप के सदस्य हैं जिनमें सारे गुणधर्म समान पाए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट जो कैरेक्टर होते हैं वो सेम होते हैं। आपने देखा होगा वर्गीकरण की इकाई भी हम किसे कहते हैं? स्पीशीज को कहते हैं, ठीक है। वर्गीकरण की इकाई भी हम किसे कहेंगे? स्पीशीज को कहेंगे। तो स्पीशीज के अंतर्गत जितने भी सदस्य आएंगे उनमें क्या होते हैं? बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर होते हैं। और मेनली हमने किसकी बात की है? हमने बॉडी स्ट्रक्चर की बात की है, हमने न्यूट्रिशन की बात की है और हमने रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात की है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है wildlife species on the basis of being threatened or extinct are being classified into different categories such as, यानी कि खतरे में पड़ने या विलुप्त होने के आधार पर वन्यजीव प्रजातियां विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत की जा रही हैं। अब हमने क्या किया? हमने कहा हम डिफॉरेस्टेशन करते चले जा रहे हैं, हम और भी जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए हम एनिमल्स को किल करते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पास एनिमल और प्लांट दोनों की बात हो रही है वो अलग अलग कैटेगरी में आ जाती है। कुछ ऐसे हैं कि जो पूरी तरीके से यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं, अब आप उन्हें नहीं देख सकते हैं, आप सिर्फ उनके बारे में सुन सकते हैं या फिर कोई इमेज अगर होगी तो आप उन्हें देख सकते हैं। उनका एक भी सदस्य पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। कुछ ऐसे हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, यानी कि बहुत कम सदस्य बचे हैं, वो क्या हो रहे हैं? यहाँ पे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिनकी संख्या कम होती जा रही है और वो खतरे में पड़ने वाले। तो इसी आधार पर हमने अलग अलग प्रकार की यहाँ पे स्पीशीज देखी है। एंडेमिक स्पीशीज है, एक्सटेंट स्पीशीज है, एंडेंजर्ड है और थ्रेटेंड है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एक एक करके इन स्पीशीज के बारे में पढ़ना है, देखना है वो कौन कौन सी स्पीशीज हैं कि जो खतरे में पड़ने वाली हैं, जो खतरे में पड़ चुकी हैं या फिर जो विलुप्त हो चुकी हैं। तो आपको क्या करना है? इन तीनों स्पीशीज के बारे में पढ़ के आना है। जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप घर पे क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।